Hello to all my dear students. So welcome to the T2O series in your favorite channel, You and I with Dr. Ruchi Rai. So कैसे हो आप लोग? So आज इंग्लिश वर्जन में हम लोग नीट पीजी के रिकॉल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, राइट? चलिए देखते हैं वन बाय वन. सबसे पहला सवाल है आइडेंटिफाई द विजुअल फील्ड इफेक्ट. क्या दिख रहा है आपको? ब्लाइंड स्पॉट का इफ यू विल सी कोई और कहीं भी कोई लेजन नहीं दिख रहा एक्सेप्ट कि जो ब्लाइंड स्पॉट है उसका साइज बड़ा हो गया है. करेक्ट? सो क्या आंसर होगा? एनलार्जमेंट ऑफ ब्लाइंड स्पॉट. तो एनलार्जमेंट ऑफ ब्लाइंड स्पॉट के क्या कॉजेस आपने पढ़े हैं हमारे साथ? अगर आप ऐसे सोचो, ब्लाइंड स्पॉट मतलब इट इज करस्पॉन्डिंग टू व्हाट? ऑप्टिक डिस्क, है ना? यानी कि कोई भी चीज, कोई भी पैथोलॉजी जो ऑप्टिक डिस्क के अराउंड है, जब एडीमा हो जाता है इसके अराउंड तो भी एनलार्जमेंट हो जाता है. इसको क्या बुलाते हो? पैपिल. दूसरा क्या कारण हो सकता है? माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स. माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, आप सबको पता है माइलिनेशन स्टॉप्स एट लमाइना क्रिबोसा. फंडस पिक्चर में कभी भी आप माइलिनेटेड फाइबर्स नहीं देखते, लेकिन अगर ऐसा मिल जाए तो उससे भी हो जाता है, आपको मिलता है एनलार्जमेंट ऑफ ब्लाइंड स्पॉट. ठीक है. और तीसरा जो है कॉज जो आपको याद रखना है वो है ड्रूसेंस, है ना? ऑप्टिक डिस्क ड्रूसेंस. ये 2-3 कॉजेज दिमाग में रखने हैं एज एनलार्जमेंट ऑफ ब्लाइंड स्पॉट. राइट? ओके. सो इसके अलावा और क्या क्या आपको स्कोटोमास मेंशन है आपके ऑप्शन में? पहला है सेंट्रल स्कोटोमा. क्या होता है सेंट्रल स्कोटोमा? इस तरह से मरीज को नजर आएगा. सेंट्रल स्कोटोमा में अगर आप ये फील्ड इफेक्ट देख रहे हो, यहाँ पे आपके प्रॉब्लम है ना. सो ये हो गया आपका सेंट्रल. यहाँ पे ग्रे स्केल में ये दिख रहा है आपको. ये तो आपका ब्लाइंड स्पॉट है ना? और ये हो गया आपका सेंट्रल स्कोटोमा. राइट? तो कहाँ मिलता है सेंट्रल स्कोटोमा? ऑप्टिक नर्व लेजन, ऑप्टिक नर्व डिजीज में मिलेगा. राइट? ओके. उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या? ये क्या चीज है? ये देखिए, सुपीरियर आर्कुएट स्कोटोमा दिख रहा है हम लोग को, है ना? ये भी एक ऑप्शन था. कहाँ मिलेगा? मेनली ग्लाकोमा में मिलता है. टिपिकल ऑफ ग्लाकोमा. इसको और क्या बुलाते हो? जेरम स्कोटोमा. इसका दूसरा नाम है जेरम्स स्कोटोमा. राइट. एक आपने इसमें ऑप्शन है रेनेज नेजल स्टेप. रेनेज नेजल स्टेप क्या है? ध्यान से देखते हैं. जब दोनों तरफ डबल आर्कुएट स्कोटोमा हो जाता है तो ये जो गैप बच जाता है ना, ये है आपका रेनेज नेजल स्टेप, है ना? सो रेनेज नेजल स्टेप मेनली एक स्कोटोमा नहीं है, गैप है. एंड में क्या होगा? खाली टेम्पोरल आइलैंड ऑफ विजन बच जाएगा. ठीक है. ये आपको जस्ट अ क्विक रिवीजन अकॉर्डिंग टू क्या ऑप्शंस आए थे इसलिए बता रही हूँ. ये ग्लाकोमा में लास्ट में क्या बचता है? टेम्पोरल आइलैंड ऑफ विजन. ठीक है. सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. थोड़ा क्विक डिस्कशन करेंगे जिससे कि आप क्विकली रिवाइज कर पाओ. टोसिस एंड हॉर्नर सिंड्रोम. बताओ आप लोग, जब आप कहते हैं टोसिस एंड हॉर्नर सिंड्रोम, विच मसल इज इम्प्लीकेटेड? हॉर्नर सिंड्रोम क्या है? लेजन ऑफ सिंपैथेटिक चेन. अच्छा, टोसिस क्या है? ड्रूपिंग ऑफ आईलिड. टोसिस ड्रूपिंग ऑफ आईलिड. कौन सी मसल्स हैं जो लिड को एलिवेट करती हैं? क्या क्या पढ़ा है आपने? एक हो गया आपका मुलस. मुलस के इज सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक. और दूसरा हो गया आपका लेवेटर पैल्पेब्रल सुपियोरिस, है ना? एलपीएस भी लिखते हैं इसको. दिस इज सप्लाइड बाय थर्ड नर्व, है ना? करेक्ट. तो आंसर क्या होगा? हॉर्नर सिंड्रोम में सिंपैथेटिक चेन लेजन है, इसलिए आंसर हो गया मुलस. मुलस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली 2 मिलीमीटर के एलिवेशन के लिए है, इसलिए यहाँ पे हमेशा आपको मिलेगा माइल्टोसिस. ठीक है. इसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ते हैं वो है एक और ऑप्शन. देखिए वो क्या लिखा है? हॉर्नर्स मसल. क्या होता है हॉर्नर्स मसल? हॉर्नर्स मसल कुछ नहीं है, ऑर्बिकुलारिस ऑक्यूलाई का पार्ट होता है. हॉर्नर्स मसल कहाँ मिलता है? ऑर्बिकुलारिस ऑक्यूलाई का एक पार्ट जो कि पोस्टीरियर लैक्राइमल क्रेस्ट पे अटैच होता है. मेनली ये रिस्पॉन्सिबल है लैक्राइमल पंप के लिए. दिस पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलारिस ऑक्यूलाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्राइमल पंप. और ऑर्बिकुलारिस ऑक्यूलाई तो आप लोगों को पता ही है, दिस इज द मसल विच क्लोजेज योर आई, है ना? किससे सप्लाइड है? 7th से सप्लाइड. सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया? मुलर्स मसल. वेरी सिंपल. करेक्ट. ओके.
आपने जनरली मेरे इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश वर्जन में इमीडिएटली मैं ज़्यादातर रिकॉर्ड कर देती हूँ, इसलिए ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। आज मैं थोड़ा सा गैप पे इस इंग्लिश वर्जन को कर रही हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम करके पूछ लेना, ठीक है? ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? पेशेंट प्रेजेंटेड विद ग्रेजुअल लॉस इन नाइट विजन एंड पेरिफेरल विजन, व्हाट इज द डायग्नोसिस एज इन द फंडोस्कोपी। तो अगर निक्टेलोपिया है और फंडोस्कोपी में इस तरह की पिक्चर है जहाँ पे मुझे बोनी स्पिक्यूल्स दिख रहे हैं, ठीक, तो बताइए क्या क्या ट्रायड होता है, किसके बात हम लोग कर रहे हैं? निक्टेलोपिया, फंडस पिक्चर विद बोनी स्पिक्यूल्स, पेल वैक्सीडिस, वी आर टॉकिंग अबाउट रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। क्या ट्रायड होता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का? इसके अलावा आपको मिलता है अटेन्युएशन ऑफ आर्टरीज, ठीक है, अटेन्युएटेड आर्टरीज, और तीसरा आप लिखोगे वो है पेल वैक्सी डिस्क। यहाँ पे थोड़ा सा कम क्लियर है पेल वैक्सी डिस्क, लेकिन यही मिलता है पेल वैक्सी डिस्क, ठीक है। अब बताओ पेल वैक्सी डिस्क जो है किस कौन सी एट्रॉफी हुई? अगर आपको याद हो हमने ऑप्टिक एट्रॉफी पढ़ी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉन्जिक्यूटिव एंड ग्लॉकोमैटस। तो ये कौन सी एट्रॉफी हुई? आप क्या बोलोगे? दिस इज योर कॉन्जिक्यूटिव ऑप्टिक एट्रॉफी। वो एट्रॉफी जो कि रेटिना के डिजीज के बाद हो रही है, वो हो गई कॉन्जिक्यूटिव ऑप्टिक एट्रॉफी, राइट। तो ये आपको पेल वैक्सी डिस्क वन ऑफ द इज आल्सो इज विच टाइप ऑफ ऑप्टिक एट्रॉफी? कौन सी टाइप की? आप बोलोगे कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम बाकी ऑप्शंस को देख रहे हैं। रेटिनल हैमरेज, वो तो आपको पता है। फंडस एल्बाइपंक्टेटस क्या होता है, और फंडस फ्लेविमैक्युलेटस क्या होता है? फंडस फ्लेविमैक्युलेटस इज नथिंग बट वेरिएंट ऑफ स्टारगार्ड्स डिजीज। ये है फंडस फ्लेविमैक्युलेटस। क्या पढ़ा था आपने स्टारगार्ड्स या फ्लेविमैक्युलेटस में? क्या होता है ये जो आप देख रहे हो, ये लाइपोफुस्चिन डिपॉजिट है। अभी मैं स्टारगार्ड्स के बहुत ज़्यादा डिटेल में या इस डिजीज़ के बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, लेकिन आप बस एक ग्रॉसली समझ लीजिए, क्योंकि ये ऑप्शन में है, आपको याद होना चाहिए, आपको याद करा रही हूँ ये क्या था, ठीक है, बस इतना पर्पस है, राइट। तो आप क्या बोलोगे? ये लाइपोफुस्चिन डिपॉजिट्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा फंडस एल्बाई, एल्बाई मतलब वाइट, पंक्टेटस मतलब वाइट डॉट्स ऑन द फंडस। तो एल्बाई पंक्टेटस क्या चीज है? कंजेनाइटल स्टेशनरी, ना स्टेशनरी मतलब ये प्रोग्रेसिव नहीं है, कंजेनाइटल स्टेशनरी नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। और उसके साथ साथ आप बोलोगे वाइट स्पॉटेड फंडस, ठीक है, कंजेनाइटल स्टेशनरी नाइट ब्लाइंडनेस विद वाइट स्पॉटेड फंडस। ये हो गया आपका एल्बाई पंक्टेटस, ठीक है, ये हो जाएगा फंडस एल्बाई पंक्टेटस। ओके, ठीक है, ओके। आपने इसको किसके साथ पढ़ा था? अगर आपने मेरे लेक्चर सुने हुए हैं तो अगर आपको याद दिला दूं, आपने ये पढ़ा है ऑगुचीज डिजीज के साथ, है ना, जहां हम कॉजेज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस पढ़ते हैं, वहां पे हमने ये पढ़ा था। नहीं पढ़ा है तो हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? व्हाट इज द डायग्नोसिस इफ द पेशेंट कैन ओनली सी 3 ग्रीन डॉट्स ऑन द वर्थ-फोर्ड डॉट टेस्ट? सबको याद है क्या था वर्थ-फोर्ड डॉट टेस्ट? एक पेशेंट है जिसको आपने रेड ग्रीन ग्लास लगा दिया, राइट, रेड आर फॉर आर, राइट आई के सामने रेड कलर है और लेफ्ट आई के सामने ये राइट आई है और ये लेफ्ट आई, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? ये पेशेंट या तो आपने इसको बिठा दिया सामने जहाँ पे ये 4 लाइटें जल रही हैं, एक में ये जो बॉक्स विथ 4 लाइट्स है, एक में रेड रेड एक है, 2 ग्रीन है, एक वाइट। अगर इस सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों फोबिया ठीक से, ये क्या है? दिस इज अ टेस्ट फॉर टेस्टिंग बाइनोक्यूलर सिंगल विजन। पहली बात इससे हम टेस्ट करते हैं बाकी दोनों आंख का। बाइनोक्यूलर सिंगल विजन क्या होता है? सबको पता है ना, फैकल्टी ऑफ ब्रेन टू फ्यूज टू रेटिनल इमेजेस एज वन। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम क्या इस दोनों आंख के फोबिया ठीक से एक साथ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर एक साथ काम कर रहा है तो मरीज बोलेगा हाँ मुझे एक रेड दिख रहा है, 2 ग्रीन दिख रहे हैं और एक व्हाइट ना बोल के मे बी ऑरेंजिश, मतलब मिक्सचर ऑफ 2, इस तरह से कुछ बोल सकता है, ठीक है। अब अगर उसको मान लो दाहिने आंख में प्रॉब्लम है, तो वो उसको राइट आई से दिख क्या रहा था? उसको रेड दिख रहा था, वाइट भी उसको रेड दिखेगा, यानी अगर सिर्फ राइट आई से देखे तो उसको 2 रेड दिख रहा है, सिर्फ ग्रीन आई से, अरे इफ सिर्फ लेफ्ट आई से देखे तो उसे 3 ग्रीन दिख रहा है। अगर इस पेशेंट को सिर्फ 2 रेड बोलता, नहीं मुझे जी 4 नहीं, मुझे तो सिर्फ 2 रेड दिखाई दे रहे हैं,
तो हमें समझ आ जाता है कि इसका मतलब लेफ्ट आई काम नहीं कर रही है, लेफ्ट आई सप्रेशन है, यानी उस आंख का फोविया सप्रेस्ड है, राइट। उसके अलावा अगर 3 ग्रीन होता है इसका मतलब राइट आई का फोविया सप्रेस्ड है, उसको रेड नहीं दिख रहा। और अगर 4 से ज्यादा दिख जाए ये हो जाता है डिप्लोपिया, ठीक है। अब अगर दाहिनी तरफ रेड है दिख रहा है और बाकी 3 डॉट्स उसको बाईं तरफ, तो ये अनक्रॉस्ड है, क्योंकि दाहिनी तरफ ही रेड कलर है, दाहिनी तरफ की ही आपके रेड डॉट्स दिख रहे हैं। और लेफ्ट अगर वो रेड डॉट्स जो है वो उल्टे साइड दिखते हैं दाहिनी तरफ, तब वो क्रॉस डिप्लोपिया हो जाता है, ठीक है। तो एनीवे जो भी है आपको मेनली यही समझना है। क्वेश्चन क्या आया था कि 3 ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं, तो मतलब रेड नहीं काम कर रहा है, तो क्या आंसर हो जाएगा? राइट आई सप्रेशन, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। रेड ग्रीन ग्लास, एक आंख राइट आई से 2 रेड दिख सकते हैं क्योंकि एक वाइट को भी वो रेड ही देखेगा। लेफ्ट आई से उसको 3 ग्रीन क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि 2 ग्रीन ऑलरेडी थे और इस वाइट को भी वो ग्रीन देखता है, इसलिए ये 3 ग्रीन हो जाते हैं, ठीक है। अगर सब कुछ नॉर्मल है तब तो वो पहले वाला नंबर पे बोलेगा ऐसे ऐसे दिख रहा है, लेकिन अगर कहता है सिर्फ 2 रेड यानी लेफ्ट आई काम नहीं कर रही है, 3 ग्रीन राइट आई काम नहीं कर रही है, और एक 4 से ज्यादा दिख रहा है तो डिप्लोपिया है, ठीक है। मैंने रिपीट कर दिया, आई होप अब क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये पेशेंट प्रेजेंटेड टू द ओपीडी, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है ना, आपसे ये नीट पीजी में पूछा जा चुका है। ये हेयर दिख रहा है आपको निकलता हुआ, डेफिनेटली ये डर्मोइड है, इसका आंसर हो जाएगा लिम्बल डर्मोइड। सबको याद होना चाहिए लिम्बल डर्मोइड, डर्मोइड इज द कोरिस्ट्रोमा। और एक चीज और पढ़ाई थी जब पिछली बार भी डिस्कस किया था कि इसमें बस एक नाम याद रख लो कि इट इज एसोसिएटेड विद गोल्डन हार सिंड्रोम, मे बी एसोसिएटेड विद गोल्डन हार सिंड्रोम, मे बी, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज, अब ये पॉइंट्स आपको याद हो गए। बाकी जो ऑप्शंस है ना उसको भी एक बार देख लेते हैं। पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा क्या होता है? इस तरह से पेडेंकुलेटेड जो लेजन है, इसमें पस नहीं, इम्यून सेल नहीं है, इसलिए एक मिसनोमर है क्योंकि कलेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स है, ठीक है। देख ये हो गया आपका पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा, समझ आ गया। तो बहुत फ्रेजाइल होता है, इसका एपिथेलियम बहुत फ्रेजाइल होता है एक्चुअली, और प्रोन टू इन्फेक्शन हो जाएगा अगर एपिथेलियम बहुत फ्रेजाइल है, दैट्स वन रीजन। लेकिन अल्टीमेटली ये होता क्या है? कलेक्शन ऑफ ब्लड। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये वाला आपको एक ऑप्शन था पैपिलोमा, ये कुछ इस तरह से दिखेगा स्किन पे, आईलिड स्किन पे, ये है पैपिलोमा। पिंकिक्यूला आप सबको पता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये क्या चीज़ है? ये हो जाएगा आपका एक, आप लिम्बल डर्मोइड, और ये क्या हो गया? लाइपोडर्मोइड, है ना। सो ये लाइपोडर्मोइड और लिम्बल डर्मोइड में क्यों कंफ्यूजन है, या डर्मोलाइपोमा या लाइपोडर्मोइड, आप जो बोलो। ये मेनली आपको लैटरल कैंथस कंटिन्यूअस विद द ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिटल फैट से कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूस इन ऑर्बिट, इतनी बात याद रखेंगे। कॉमनली ये लैटरल कैंथस पे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली मिलेगा आपको, इसलिए ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, लेकिन हाँ ये भी एसोसिएटेड है गोल्डन हार सिंड्रोम, ठीक है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेशेंट आफ्टर 3 years ऑफ सर्जरी प्रेजेंट्स विद दिस कंडीशन ऑफ कंप्लेन ऑफ डिक्रीज इन द विजन, व्हाट इज इट? तो आपका जो रिकॉल क्वेश्चन वो ये कह रहा है 3 साल हो गए सर्जरी को, विजन कम है, ये पिक्चर है, बताइए क्या है। अगर ये पिक्चर है तो मुझे तो ये इंट्राओकुलर लेंस दिख रहा है, ये देखिए उसका डायलिंग होल भी दिख रहा है यहाँ पे इस पिक्चर में, तो है ना। एनीवे ये एक आईओएल है, और आईओएल के पीछे आपको पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिटी दिख रही है। कौन देख रहे हो आप? ये गोल गोल क्या है? माइग्रेशन ऑफ एंटी एपिथेलियल सेल जो पीछे चले जाते हैं, इनको क्या बुलाते हैं? दीज आर, ये हो गए एल्शनिक पर्ल्स। तो इस वजह से आप क्या बोलोगे? ये आपको आंसर हो जाएगा पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन, ठीक है। बुलस केराटोपैथी मतलब एक्सट्रीम कॉर्नियल हाइड्रेशन जिसमें आपको एपिथेलिया पे बुल्ली मिले, दैट इज कॉल्ड बुलस केराटोपैथी। ये, और तीसरा जो आपका ऑप्शन है, एक ऑप्शन है पीएससी, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट, क्या होता है वो ये है। ये अगर आपका कॉर्नियल स्लिट है तो कॉर्नियल, यहाँ ये कॉर्निया का सेक्शन दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेंस बिल्कुल आपको क्लियर दिखता है, मगर ये वाला जो पार्ट है ये ओपेसिफ, दिस इज पोस्टीरियर सब कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन, ठीक। तो ये ऐसे दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा, ये पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन है, ये पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट है। ओपेसिफिकेशन बोल दिया था क्या मैंने? पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट, ठीक है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये एक सिंगल बुली दिखा रहा है। जनरली आपको जब भी इस तरह की कोई पिक्चर आएगी आपको समझना है कि एक्सट्रीम कॉर्नियल एडिमा और उस पर बुली मिलती है।
सो ये बहुत आइडियल, मैं नहीं बोलूँगी कि स्लाइड है। कॉर्नियल एडिमा एंड देन बुलस केराटोपैथी में आपको बुल्ली फॉर्मेशन मिलेगा। चलिए हम फिर मतलब आपको मे बी नेक्स्ट सेशन में कभी और बुलस केराटोपैथी की बाकी स्लाइड्स भी दिखा दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट दिस इमेज। एक्चुअली ये स्लाइड पढ़ाते पढ़ाते मुझे रियलाइज हुआ कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट इस पे नहीं आएगा, मुझे एक दूसरी स्लाइड बता दें तो उसको मैं कभी नेक्स्ट उसमें बता दूँ। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग। ये एक क्वेश्चन था जो बहुत स्मार्ट क्वेश्चन था आपके नहीं पीजी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द इमेज, है ना। जब हम कहते हैं फॉल्स अबाउट द इमेज, पहली चीज हम वन बाय वन, पहले तो इमेज समझो क्या है। सबको दिख रहा है ये इमेज क्या है, थायराइड आई डिजीज, जिसको क्या बुलाते हो, ग्रेव्स ऑफ थैल्मोपैथी, यही बोलते हैं ना। सो ये होगी आपकी ग्रेव्स ऑफ थैल्मोपैथी। दूसरी चीज आपको समझनी है कि क्या दिख रहा है, पहले ये रिवाइज कर लो। स्टेयरिंग लुक, स्टेयरिंग लुक को हम लोग क्या बुलाते हैं, जब आप पर स्क्लेरा दिख रहा है लिड साइन में, इसको बोलते हैं कॉकस साइन, बोलते हैं ना कॉकस साइन। और जब भी हमने थायराइड और थैल्मोपैथी पे इस बार दोनों आपके दो शिफ्ट्स थे ना, दोनों में क्वेश्चंस अलग अलग आए थे। एक में पूछा गया था एंटीबॉडीज बताइए क्या है थायराइड आई डिजीज की, और ये वाला सवाल, पहले ये वाले सवाल पे आते हैं, ठीक है। नो स्पेक्स सो स्कोर इज यूज्ड टू क्लासिफाई, ये तो करेक्ट है ना, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। द मैनेजमेंट करस्पॉन्ड्स टू इम्प्रूवमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिक स्टेट, चलो इसको होल्ड करो, समझते हैं। नॉट सीन इन 10% ऑफ पेशेंट्स विद हाइपर, परसेंटेज एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन इसको भी होल्ड करना पड़ेगा। कैन लीड टू विजुअल लॉस, हाँ वो हो सकता है। आई होप ये पता है ना आपको कि कैसे विजुअल लॉस, क्योंकि जब इंट्राऑर्बिटल प्रेशर बढ़ता है वो प्रेशर कॉज करेगा आपके ऑप्टिक नर्व पे, और ऑप्टिक नर्व डैमेज होने लगेगी और विजन कम होगा। अभी इसको और समझा देते हैं, तो ये भी आपका ट्रू है। अगर हम इसको होल्ड भी करें तो हमें ऑप्शन बी को ध्यान से फिर से पढ़ो। द मैनेजमेंट करस्पॉन्ड्स टू इम्प्रूवमेंट इन थायरोटॉक्सिक, क्या हम थायराइड आई डिजीज को इस हिसाब से मैनेज करते हैं कि थायरोटॉक्सिक स्टेट खाली इंप्रूव हो जाए। हमने फर्स्ट सेंटेंस, जब भी हम ये हेडिंग लिखते हैं पढ़ाने के लिए, आप लोग को पहली चीज एक ही चीज लिखवाती हूँ, पेशेंट कैन आइदर बी यूथायरॉयड और हाइपोथायरॉयड और हाइपरथायरॉयड, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मरीज आपका थायरोटॉक्सिक स्टेट का हो। तो ये बाय एक्सक्लूजन हमें पता है ये फॉल्स है, ठीक है। और यस, अगर हम ये कहते हैं कि या तो मरीज, यहाँ पे लिखते हैं, लिखती हूँ, या तो मरीज यूथायरॉयड हो सकता है, या हाइपो हो सकता है, या हाइपरथायरॉयड। जनरली देखा गया है दैट हाइपरथायरॉयडिज्म ज़्यादातर 90% में होता है, बाकी 10% में, बट ये परसेंटेज पूरा रिलायबल तो नहीं है, लेकिन हाँ यस, तो नॉट सीन इन 10% विद हाइपरथायरॉयडिज्म हम कह सकते हैं। और अगर हम नहीं भी श्योर हों तो बाय एक्सक्लूजन हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल श्योर हैं कि ऑप्शन बी जो है वो रॉन्ग, ये इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और हाँ, एक बार आपको क्विक रिवाइज करा देती हूँ कि किस तरह से हम लोग ने एक एंटीबॉडी वाला भी क्वेश्चन रिवाइज करो। ये ऑर्बिट है, मेरे स्टाइल में, जरा सिंप्लीफाइड स्टाइल में पढ़िए। ये आई बॉल हो गई, ये आपका ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक नर्व, ठीक। आप अब क्या हो रहा है, जब आपका ऑटो इम्यून रिएक्शन हो ना, ऑटो इम्यूनिटी है ना ये, तो ड्यू टू द इम्यून रिएक्शन तीन चीज होती है, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स नंबर 1, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिपोज सेल्स, ये शायद ऑप्शन में आया था और एग्जाम में आंसर था कि क्या चीज होती है ऑर्बिट में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिपोज सेल्स, इनफिल्ट्रेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स, 3 हो गया। और क्या मिलेगा, और आपको मिलता है एनलार्जमेंट ऑफ मसल्स, इनिशियली इन्फ्लेमेटरी स्टेज में मिलेगा एनलार्जमेंट ऑफ मसल्स, ठीक। बाद में क्या होता है कि आपको ये मसल फाइब्रोस कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, लेकिन शुरू में इन्फ्लेमेटरी। और क्या मिल रहा है, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ गैग, ग्लाइकोसा अमाइनोग्लाइकेंस। अब सवाल है कि ये क्यों हो रहा है, आप बोलोगे ड्यू टू एंटीबॉडीज अगेंस्ट थायराइड सेल्स एंड ऑर्बिटल फाइब्रोब्लास्ट, थायराइड एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्बिटल फाइब्रोब्लास्ट, ये शायद पूछा गया, नॉट श्योर, आप बताइएगा। अब क्या हो रहा है, इतना कुछ कंटेंट बढ़ गया। अब आपने पढ़ा है मेरे साथ, कैपेसिटी ऑफ ऑर्बिट 30 cc है, तो क्या होता है यहाँ पे इंट्रा ऑर्बिटल प्रेशर जब बढ़ेगा, ये प्रेस करता है नर्व को, और इसी वजह से कंप्रेशन होती है नर्व की, जिससे कि विजन लॉस हो गया। सिंपल अब, ओके। नो स्पेक्स भी रिवाइज कर लो मेरे साथ, क्या था नो स्पेक्स, नो साइंस, है ना, दिस इज एन, ओ इज ओनली साइंस,
फिर सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट, मेनली क्या होता है इसमें, अगर आप लोग को याद हो, पढ़ा है हमने, सुपियर लिम्बिक केराटो कंजंक्टिवाइटिस, इसको 21 बताओ, 20 नहीं होता। फिर प्रोपी फॉर प्रोप्टोसिस, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल इन्वॉल्वमेंट, विच इज द फर्स्ट मसल टू बी इन्वॉल्व, आई होप आपको याद है, फर्स्ट मसल जो इन्वॉल्व होती है वो है इंफीरियर रेक्टस, राइट। फिर और भी क्वेश्चंस पूछे गए आपको, लास्ट मसल, इट इज द ऑब्लिक्स, मेनली inferior oblique. Which part of the muscle is involved? It is mainly the belly of the muscle. Tendons are spared. So ये मायोपैथी पे बहुत से सवाल है। ये एक्स्ट्राक्युलर मसल इन्वॉल्वमेंट में कौन सी मायोपैथी बुलाते हो? रेस्ट्रिक्टिव मायोपैथी। पैरालिसिस नहीं हो रही है, रेस्ट्रिक्टिव, याद है ना, जिसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, फोर्स रिडक्शन टेस्ट। उसके अलावा कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट, स्पेक्स का एक हो गया आपका कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट। कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट में आपके एलिड रिट्रैक्शन एंड एक्सपोजर केराटोपैथी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और साइट लॉस हो सकती है, दैट इज योर एस, दैट इज साइट लॉस। ठीक है, फर्स्ट साइन क्या दिखता है थायराइड आई डिजीज का? लिड रिट्रैक्शन। सो मैंने इस डिस्कशन में बहुत सारे और सवाल डिस्कस कर लिए, अगर आप लोग अलर्ट थे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट। आप देख रहे हो डिफेक्ट कौन सा है, जो डार्क कलर काला वाला, यही है ना, जो ग्रे स्केल में डार्कर है। इसमें आप क्या देख रहे हो, दोनों की लेफ्ट साइड, ये आपका लेफ्ट आई है, आपकी राइट साइड, दोनों का आपका लेफ्ट साइडेड होमोनिमस हेमिएनोपिया, इसको ऐसे ही डिस्क्राइब करोगे ना, तो ये लेफ्ट साइडेड होमोनिमस हेमिएनोपिया है। तो डिफेक्ट किधर है? आप बोलोगे राइट साइडेड लेजन, राइट साइडेड लेजन, है ना। सो राइट साइडेड, मोस्ट प्रोबेबली इट इज ऑप्टिक ट्रैक्ट लेजन। ये चीज तो याद रखनी है हमेशा, जिस साइड में लेजन है उसके उल्टे साइड डिफेक्ट होता है। ओके, बाइनेजल होगा क्या और बाई टेम्पोरल, ये जो ऑप्शंस है इनको एक बार क्विकली देख लेते हैं, ये सब क्या होते हैं। ये हो गया आपका ऑल्टीट्यूडनल। नॉर्मली आप डिफेक्ट कैसे पढ़ रहे हो, एक तरफ नेजल एक टेम्पोरल, कौन सा गया ये देख रहे हो, यहाँ पे सुपीरियर इंफीरियर, इस केस में इंफीरियर चला गया है ना, सो सुपीरियर है, तो ये क्या क्या बुलाते हैं इसको, इसी को बोलते हैं ऑल्टीट्यूडिनल फील्ड डिफेक्ट। ठीक है, कहाँ पढ़ते हो आप ऑल्टीट्यूडिनल फील्ड डिफेक्ट? एंटी इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ठीक है, ऑल्टीट्यूडिनल फील्ड डिफेक्ट इन एंटी इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। उसके बाद हम लोग इस पे आते हैं, ये हो जाएगा हमारा दोनों साइड की नेजल चली गई, है ना। क्याज्मा में नेजल फाइबर्स डेकासेट, टेम्पोरल नहीं, उस एरिया में जब आपको टेम्पोरल फाइबर्स का लेजन होता है तब मिल सकता है बाई नेजल। ये आपसे कम पूछता है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कैसा दिखेगा। और बाई टेम्पोरल ऑफ कोर्स आपसे बहुत ज़्यादा पूछेगा, जहाँ पे दोनों टेम्पोरल चले गए, ये हो गया आपका बाई टेम्पोरल हेमिएनोपिया। ये मेनली सेंट्रल क्याज्मा लेजन में मिलेगा, है ना, पढ़ा है ना मेरे साथ, सेंट्रल क्याज्मा हेमिएनोपिया। इसके अलावा नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द डायग्नोसिस आइडेंटिफाई। मेरे ख्याल से ये सब लोग बता सकते हैं ये क्या है, मेनली दीज आर हर्बर्ट पिट्स, है ना। कहाँ पढ़ते हो हर्बर्ट पिट्स? वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रैकोमा, जहाँ पे अगर याद हो हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि इस तरह से मेरी स्टाइल में सिंपल डायग्राम, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, फॉलिकल्स ऑफ द अपर लिड एंड फॉलिकल ऑन द लिम्बस, दिस इज हर्बर्ट फॉलिकल्स। उसके बाद धीरे धीरे इसमें स्कारिंग होगी, लीनियर स्कार, इसको बुलाते हैं आर्ट्स लाइन, और ये जो स्कार यहाँ होती है ये हो जाती है हर्बर्ट फॉलिकल से बन जाता है हर्बर्ट पिट्स। ठीक, तो ये हो गया आपके हर्बर्ट पिट्स, ये आंसर। हॉर्नर ट्रेंटा स्पॉट्स कहाँ पढ़ा था, ये ऑप्शन में है ना। हॉर्नर ट्रेंटास आपने पढ़ा है वर्नल केराटो कंजंक्टिवाइटिस, जिसको हम क्या बुलाते हैं, स्प्रिंग कैटार। याद रखिएगा ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, और ये जो स्पॉट्स होते हैं ये क्या है, इस्नोफिल्स, राइट। और उसके बाद एक ऑप्शन था पैनस, पैनस इज वेस्कुलराइजेशन, जो कि आप कॉर्निया का हो जाता है, इसी को बुलाते हैं पैनस। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ेंगे 2 month old चाइल्ड विद द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन, व्हाट इज द आइडियल मैनेजमेंट ऑफ प्रोटोकॉल। आपके पास ये फिगर, ये स्लाइड मिली हुई है अगर इसी तरह की, जिसमें बच्चे को ये क्या है, क्या डायग्नोसिस है, ल्यूकोकोरिया तो है, क्या है मेनली कंजेनाइटल कैटरैक्ट। ल्यूकोकोरिया विद मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ल्यूकोकोरिया भी यही होता है, दैट इज कंजेनाइटल कैटरैक्ट। कब ऑपरेट करोगे, मेरे से ध्यान से सुनो, मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है कि एज सून एज फिजिबल, लेकिन 1 month रुक के करने से बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि विद इन 1 month जब ऑपरेट करते हैं तो ट्रैबिक्युलाइटिस हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्रैबिकुलर मेशवर, जिसकी वजह से बच्चे को ग्लूकोमा हो सकता है।
लेकिन अगर हम 1 मंथ के बाद भी कर रहे हैं तो ये भी तो इक्वल टू इमीडिएटली हुआ ना। तो अगर वो यूनिलैटरल कैटरैक्ट कंजेनिटल कैटरैक्ट पूछ रहा है या बाइलैटरल कंजेनिटल कैटरैक्ट पूछ रहा है, हमें सेफ आंसर, क्योंकि एमसीक्यू की जब बात हो रही है तब हम दूसरी बात चल रही है, तब हम हमेशा आंसर करेंगे इमीडिएट। ठीक है, सो लेट्स आंसर। जब तक ये ना लिखा हो आफ्टर 1 मंथ, तब शायद मैं उसको मार्क कर दूं, और वो भी बायलैटरल वाले में ज़्यादा करूंगी। लेकिन आप नॉर्मली ऐसा नहीं लिखा हुआ मिलता है, जितनी बार भी क्वेश्चन आया आप बोलोगे एज सून एज फिजिबल। ठीक, ओके। अ चाइल्ड प्रेजेंटिंग विद ल्यूकोकोरिया हैज इंट्रा, अब फिर से ल्यूकोकोरिया का एक सवाल था, इसमें इमेज नहीं दी है। इंट्राऑक्यूलर मास विद माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन शोइंग रोजेज। सम ऑफ यू आर सेइंग कि इसमें फ्लेक्सनर वेंटरस्टीनर दिया था नाम, तब तो बात ही खत्म हो गई ना, और भी क्लियर हो गया कि हम किसकी बात कर रहे हैं, रेटिनोब्लास्टोमा। फ्लेक्सनर वेंटरस्टीनर इससे पहले भी एग्जाम में आ चुका है, आपको उसकी स्लाइड दी गई थी और पूछा गया था डायग्नोसिस, सो प्लीज बी क्लियर। बीच में ल्यूमन होगा, साइड में जो सेल्स होते हैं वो रोजेट्स जो है ट्रू रोजेट्स। अगर बीच में ल्यूमन नहीं है दैट इज योर होमर राइट विच आर सूडो रोजेट्स। तो एक बार इसको पैथोलॉजी को अच्छे से पढ़ लेना है। अलोंग विद पॉजिटिव साइनेप्टोफाइसिन, और शायद पॉजिटिव क्रोमोग्रानिन भी दिया था। ठीक है, जो भी है इसका आंसर हो जाएगा रेटिनोब्लास्टोमा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे आंसर होगा रेटिनोब्लास्टोमा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पेशेंट प्रेजेंटेड विद आई एक एंड डिफिकल्टी इन विजन आफ्टर वॉचिंग अ मूवी, सो व्हाट विल बी द फर्स्ट लाइन। मेनली ये हम लोग को समझना है कि अगर आपके ऑप्शंस में हर जगह मैनिटॉल दिया है तो इसका मतलब ही है कि मरीज को एक्यूट कंजस्टिव ग्लाकोमा हो चुका है ना। तो एक्यूट कंजस्टिव ग्लाकोमा क्यों हुआ, मूवी डार्कनेस में मरीज बैठा है और देख रहा है उसकी प्यूपिल थोड़ी मिड डायलेट हो गई है, और मिड डायलेट होने की वजह से उसका एंगल बंद हो गया। तो आप मैनिटॉल के साथ क्या देते हो, सबसे पहले बताओ कि हम एंगल कैसे खोलेंगे, बाय कंस्ट्रिक्टिंग द प्यूपिल। ये तो सबको पता है ना, ये तो फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एंगल इज नथिंग बट इनसाइड करस्पॉन्डिंग टू लिम्बस। ये पेरिफेरल स्पेस बिटवीन आइरिस एंड कॉर्निया इज एंगल। तो जब प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होगी एंगल खुलेगा, जब डायलेट होगी एंगल बंद होगा। तो इसीलिए आपको देखते हो एंगल क्लोजर में मिड डायलेटेड या डायलेटेड है, उसी से क्या होता है, आइरिस सारी पेरिफेरी पे इकट्ठा हो जाती है और उस स्पेस को बंद कर देती है। यही है ना। चलिए, अब इसमें आपको क्या समझा कि आप जब पूरा एंगल अगर क्लोज हो जाता है, एक्यूट कंजस्टिव ग्लाकोमा को अगर रिवाइज करें हम लोग, तो इसमें क्या पढ़ा है आपने, एक्यूट कंजस्टिव ग्लाकोमा को और क्या बुलाते हो, उसका लेटेस्ट नाम है एक्यूट प्राइमरी एंगल क्लोजर। अच्छा, इसमें आपने पढ़ा क्या है, इसमें हम लोग ने ये बहुत अच्छे से पता है हमें कि अगर इतना पूरा 360 डिग्री एंगल बंद हो रहा है तो प्रेशर कितना हो जाता है, अराउंड 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो इतने हाई प्रेशर पे आप अगर सिर्फ पाइलोकार्पिन दोगे, एंगल खोलने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होगा, आइरिस रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। क्यों नहीं करता, बिकॉज देयर इज आइरिस इस्कीमिया, ये प्रेशर्स बहुत हाई हैं, है ना। तो इसीलिए आप क्या करते हो, आप देते हो यहाँ पे मैनिटॉल, जब प्रेशर कम हो जाए फिर आप पाइलोकार्पिन देके एंगल को खोलोगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैनिटॉल विद पाइलोकार्पिन। ये बहुत सिंपल था, इसको बहुत बार डिस्कस किया गया है, ये आई होप आपने मिस नहीं किया। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट ये देखिए स्लाइड, आपके एंगल क्लोजर ग्लाकोमा। अगर आप मेरे साथ रिवाइज करो, एक्यूट कंजस्टिव ग्लाकोमा के फीचर्स, है ना, एक्यूट कंजस्टिव ग्लाकोमा के फीचर्स अगर हम लोग रिवाइज करते हैं, एक बार आप मेरे तरीके से याद करें प्लीज। ये वाला डायग्राम बना लें, सिंपल आई डायग्राम, है ना, सीलिडी बॉडी, पार्स प्लिकेटा, पार्स प्लाना, ये हो गया कोरॉइड, ये हो गया लेंस, ये हो गया सस्पेंसरी लिगामेंट, ये डॉटेड लाइन हो गई रेटिना। ठीक, क्विक हो गया। अब हमने क्या पढ़ते हैं कि मेनली आपको याद क्या रखना है, प्रेप 360 डिग्री एंगल क्लोज, 1 बाय 1 लेवल करो, सारे फीचर्स याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रेशर्स तो बहुत ज़्यादा हाई है, अराउंड 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, जब प्रेशर्स बहुत हाई होते हैं और स्ट्रोमल कॉर्नियल प्रेशर से ज़्यादा हो जाते हैं, कॉर्निया स्ट्रोमा प्रेशर कितना है पता होना चाहिए, 53 टू 55 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। उससे ज़्यादा होता है तो क्या मिलता है, कॉर्नियल एडीमा। यही चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो स्लाइड में, आपको क्या मिल रहा है, कॉर्नियल एडीमा। दूसरा हम पढ़ेंगे शैलो हो जाएगा ना, एंटीयर चेम्बर शैलो हो गया, ये मार्क करो, शैलो एंटीयर चेम्बर। एंगल पे क्या लिखूं, याद करो, थॉल 360 डिग्री एंगल क्लोज्ड है। प्यूपिल पे क्या लिखूं, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्टिकली ओवल मिड डायल। क्या दिख रहा है आपको, ये वर्टिकली, यहाँ लिख लेते हैं साथ साथ, कभी नहीं भूलना है, वर्टिकली
वर्टिकली ओवल मिड डायलेटेड प्यूपिल, ठीक है। सो ये हो गया वर्टिकली ओवल मिड डायलेटेड प्यूपिल, राइट। उसके बाद जब ये आपका वर्टिकली ओवल मिड डायलेटेड प्यूपिल, उसके बाद आप नेक्स्ट क्या पढ़ोगे, व्हाट अबाउट योर रेटिना पे कोई फाइंडिंग मिलेगी, कपिंग ऑफ डिस्क नहीं। अगर रिपीटेड अटैक है तो शायद मिल सकती है, एक्यूट अटैक में यहाँ पे कपिंग ऑफ डिस्क कम मिलेगी। सो कपिंग ऑफ डिस्क हम लिखेंगे अगर रिपीटेड अटैक है तो कपिंग इफ रिपीटेड अटैक, ठीक है। ये कुछ फाइंडिंग्स हो गई हमारी जो हमें याद रखनी है, और अभी अभी हमने पढ़ लिया। हम इसमें मेनली मैनेटॉल या एसिटाजोलामाइड देके पहले प्रेशर्स को कम करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं उसी के साथ साथ पाइलोकार्पी, ओके, विथ रिपीटेड अटैक, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेशेंट प्रेजेंटेड विद सडन पेनफुल डिमिनिशन ऑफ विजन, डिफिकल्टी टू लुक इन लाइट, यानी उसको फोटोफोबिया हो रहा है ना। और क्या है, ये तो हो गया फोटोफोबिया, सरकम कॉर्नियल कंजेशन है एंड हाइपोपियन है। कंजंक्टिवाइटिस में हाइपोपियन मिलता है, नहीं मिलता। एपिस्क्लेराइटिस में नहीं मिलता। एक्यूट कंजस्टिव ग्लाइकोमा नहीं मिलता। सो आंसर क्या होगा, एक्यूट एंटीयर यूवेइटिस। अगर आपने मेरे साथ पढ़ा हो, मैंने बताया था ना 5 फिंगर्स क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंटिंग पेन, रेडनेस, फोटोफोबिया, ब्लेफारोस्पाज्म, डिस्चार्ज, पढ़ा है ना। मेनली आपको यूवेइटिस में क्या मिलेगा, सीरियस डिस्चार्ज। और ये ऑफ कोर्स हाइपोपियन कैन बी पॉस। कौन सी यूवेइटिस में आपने पढ़ा था मेरे साथ, क्या हाइपोपियन हो सकता है, कौन सी यूवेइटिस थी, मेनली बेहशत डिजीज, जिसको हम और क्या बुलाते हैं, ट्रांजिएंट हाइपोपियन सिंड्रोम, है ना। हो सकता है ये मेनली प्रेजेंट्स विद हाइपोपियन, ट्रांजिएंट हाइपोपियन सिंड्रोम। एनीवे यहाँ आंसर आपका क्या हो गया, एक्यूट एंटीयर यूवेइटिस। नेक्स्ट पे एक क्वेश्चन है, पेशेंट प्रेजेंटिंग विद नोडुलर स्वेलिंग नियर द लिम्बस विच ब्लांचेस। अच्छा, बहुत लोग ये बोल रहे हैं नहीं मैम ये तो दिया ही नहीं गया था, तो चलो इसको हटा दो, ब्लांच और नॉट ब्लांच तो दिया ही नहीं गया था। लेकिन हाँ ये रीअकर्स आफ्टर ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीट होने के पे चला जाता है फिर रीअकर्स। व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस। अगर इस तरह की पिक्चर थी, नोडुलर था, आप देखो इस तरह का, क्या आप ये काफ़ी डिस्कस किया है हमने क्लास में भी। लेट्स सी, स्क्लेराइटिस भी हो सकती है, एपिस्क्लेराइटिस भी हो सकती है, पिंगिक्यूला थोड़ा सा चांस कम है इस तरह का लुक होना। बट लेट्स सी फर्स्ट, ये अगर ये आपके पास जो आपके जो स्लाइड है ये है एपिस्क्लेराइटिस, ये होगी आपकी नोडुलर एपिस्क्लेराइटिस, ठीक है, इस तरह से दिख रही है। एपिस्क्लेराइटिस में भी आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस एसोसिएशन है, एपिस्क्लेराइटिस में भी आपको ऐसे ही रेडनेस, और ये अगर आप ट्रीट करोगे एनसेड्स और स्टेरॉइड से तो वो ट्रीट हो जाएगी, फिर वो रिएकर हो सकती है ना। और हाँ, एक और जो क्वेश्चन में एडिशन आप लोगों ने बताया कि हाँ बहुत ज़्यादा पेन नहीं था, डिस्कम्फर्ट है, पेन नहीं था मेंशन। अगर सिर्फ डिस्कम्फर्ट है और इरिटेशन है तो वो या तो एपिस्क्लेराइटिस हो सकता है, पिंगिक्यूला, लेकिन पिंगिक्यूला कुछ ऐसा दिखेगा। आप सबको पता है वो पिंगिक्यूला क्या है, इसमें ये फैट नहीं है, पहली गलती ये मत करना। पिंगिक्यूला को आप बोलोगे इट इज अ इलास्टोटिक डीजेनरेशन, है ना, इलास्टोटिक डीजेनरेटिव चेंज इन कंजंक्टिवा। वही आपका टेरिजियम का भी पैथोलॉजिकल चेन है, इसका भी। और ये एक इन्फ्लेम्ड पिंगिक्यूला है आपके सामने, काफी ओवरलैपिंग पिक्चर लग रही है ना। क्या होगा आंसर, आप देखो ये स्क्लेराइटिस है, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है। तभी तो रोल आता है फिनाइलएफ्रिन टेस्ट का जो आप लोग को पढ़ाते हैं, है ना, स्क्लेराइटिस में। लेकिन क्या है, ठीक है ये भी रिकरेंट हो सकता है, ये ऑफ कोर्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस से एसोसिएटेड है, लेकिन इसमें पेन और टेंडरनेस बहुत सिग्निफिकेंट फीचर है। अगर ये चीज़ यहाँ नहीं दी है तो हम इसको नहीं मान करेंगे। और क्योंकि इतना ओवरलैपिंग और डायग्नोसिस में बहुत चैलेंज होता है, इसीलिए हम पढ़ते हैं फिनाइलएफ्रिन टेस्ट। क्या पढ़ा था आपके पास, अगर पेशेंट आया तो डिफरेंशिएट फ्लेक्टेनुलर, पिंगिक्यूला तो नहीं लेकिन हाँ फ्लेक्टेनुलर कंजंक्टिवाइटिस, एपिस्क्लेराइटिस या स्क्लेराइटिस, तीनों की ओवरलैपिंग पिक्चर है, बताइए क्या है। पहले आप डालो 1% फिनाइलएफ्रिन, अगर उसमें ब्लांचिंग हो गई, सफ़ेद हो गया, ये है कंजंक्टिवाइटिस फ्लेक्टेनुलर। नहीं हुआ, आपने फिनाइलएफ्रिन की डोज को बढ़ा के 10% कर दिया, अब अगर ब्लांच हो गया, ये एपिस्क्लेराइटिस है। अगर अभी भी नहीं हुआ, इसका मतलब डीप वेसल्स, डीप एपिस्क्लेरल प्लेक्सस इन्वॉल्व है, तब वो स्क्लेराइटिस है। तो जब एकदम ब्लांच नहीं हो रहा है तब वो स्क्लेराइटिस है। याद रखना है, फिनाइलएफ्रिन टेस्ट एक बार रिसेंटली आपके एग्जाम क्वेश्चन में
एग्जाम आए थे, INSAT एग्जाम में आ चुका है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, वैसे मैंने रिवाइज कर दिया आपके साथ, ठीक है। तो इस चीज को सबको देखते हुए हमें आंसर क्या करना है, एपिस्क्लेराइटिस, ठीक है, क्योंकि वो ट्रीट पिंगिक्यूला आप कोई दवा डाल के वापस नहीं जा रहा है, उसको आपको कट ही करना पड़ेगा, इसलिए आप वो नहीं आंसर करो, ठीक। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन रिकमेंडेड फॉर विल्सन्स डिजीज। नॉर्मली हम लोग सीरम सेरुलोप्लाज्मिन करते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस मेनली क्या होता है, लिवर बायोप्सी। तो इट इज बीइंग डिस्कस कि अच्छा ये मेनली हेपेटिक कॉर्पस सबसे, अगर आपसे इस तरह से पूछा गया है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, तो डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन तो लिवर बायोप्सी होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एंड ऑफ कोर्स अगर आई पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो ये आप क्या देख रहे हो, ये है आपका KF रिंग, विच इज कॉपर डिपोजिशन, कहाँ पे होता है पूछा जाता है, डेसिमेंस मेम्ब्रेन, ठीक है, यस। रिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, फेड हो जाता है ना, वो भी रिवर्सिबिलिटी का साइन है। अच्छा, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे, बेबी इज प्रेजेंटिंग विद हाइड्रोकेफेलस, इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन और कोरियोरेटिनाइटिस। क्या है ये ट्रायड है कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस का, ये आपको बताना चाहिए, या बाकी सब्जेक्ट्स में भी ये डिस्कस हुआ होगा। कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस, द ट्रायड ऑफ हाइड्रोकेफेलस, इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन एंड कोरियोरेटिनाइटिस। अब हम कोरियोरेटिनाइटिस पे थोड़ा एलाबोरेट कर देते हैं। अगर आप लोग को याद हो, इंटेंस विट्राइटिस की वजह से ये आप क्या देख रहे हो, याद आता है, हेडलाइट इन फॉग अपीयरेंस, ठीक है। तो ये है आपका हेडलाइट, ये भी वही हो गया, हेडलाइट इन फॉग अपीयरेंस। और जब वो हील हो जाता है तो इसी तरह से सेंट्रल पंच्ड आउट लेजन्स दिखाई देते हैं, पंच्ड आउट लेजन्स, ठीक है, ये हीलिंग के बाद आपको सेंट्रल पंच्ड आउट लेजन। ओके, होमोसिस्टिन्यूरिया पे शायद कुछ क्लिनिकल सिनेरियो दिया गया था, मेरे पास पूरा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन बस गिवन, और एक्टोपिया लेंटिस बताया है, पूछ रहा है कौन से विटामिन को सप्लीमेंट करते हो। तो सबसे पहले एक्टोपिया लेंटिस में आपने पढ़ा होगा क्या क्या सिंड्रोम्स है, मेरे साथ पढ़ा है ना, मार्फन्स हो गया, होमोसिस्टिन्यूरिया, व्हील मार्चेसी एंड एहलर डेनलॉस। इसके अलावा सल्फाइड ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी, हाइपरलाइसिमीमिया, ये सब और कॉजेज, जेनेटिक कॉजेज, राइट। अच्छा, अब आपको जो बहुत पहले से, सालों से मेरे ख्याल से, अब मुझे अराउंड आप लोग को पढ़ाते हुए अराउंड 25 ईयर्स हो रहे हैं, तो ये एक बड़ा ही फेमस तरीका याद करने का कि ये अगर मार्फन्स है तो मार्फन्स के हेड पे अगर आप एरो लगा दो, है ना, ये क्या तरीका है, हम ये याद कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ एक्टोपिया लेंटिस। तो मार्फन सिंड्रोम में किधर हो गया, सुपीरो टेम्पोरल, सुपीरो टेम्पोरल एक्टोपिया लेंटिस। और इसी में एक और तरीके से बताया कि इसी फिगर में आप क्या करो, डॉटेड लाइन खींच दो ऐसे। अब ये क्या हो गया, इन्फीरो ने, यहाँ लिखो H, तो होमोसिस्टिनूरिया में याद हो जाना चाहिए इन्फीरो नेजल, राइट, सो इन्फीरो नेजल एंड होमोसिस्टिनूरिया। ओके, सो होमोसिस्टिनूरिया है क्या, मेनली आप ये समझ लो इस तरह से, आप निमोनिक, मुझे ये अच्छा लगा, होमोसिस्टीन, सबसे पहले सिस्टीन में कौन सा एंजाइम है, ये एंजाइम है CBS एंजाइम, है ना, सबको पता है, सिस्टाथायोन एस सिंथेटेस, ओके, बीटा सिंथेटेस। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आई पॉइंट ऑफ व्यू से जो बताना है वो यही है कि मेनली देयर इज एरर ऑफ एमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। ये आपको पूरी चीज बेसिकली होमोसिस्टिनूरिया रिवाइज करना है। मिथायोनिन के मेटाबॉलिज्म में एरर आता है, जिसकी वजह से होमोसिस्टीन ब्लड और यूरिन में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको मार्फेनॉइड लाइक सिम्टम्स मिल रहे हैं, ऑक्यूलर में एक्टोपिया लेंटिस मिल रहा है, मार्फन लाइक फीचर्स मिल रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ स्पाइन। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, और सप्लीमेंट में नहीं भूलना है, हम देते हैं B6 एंड फोलेट, फोलिक एसिड एंड B6, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी यही बता रहा है, ये मार्फेनॉइड लाइक सिम्टम्स और एलोंगेटेड लिप्स, ठीक है, इसलिए यहाँ आंसर हो गया हमारा, सॉरी, यहाँ आंसर हो गया हमारा B6, ये B6, ठीक है, ओके। ओके, सो इसके बाद हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे इस पे आते हैं। इस तरह से फीचर्स, अगेन मेरे पास कंप्लीट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेनली दिया गया था कि द चाइल्ड विद वॉमिटिंग, एसिडोसिस, अर्ली कैटरैक्ट, विच एंजाइम डेफिशिएंसी, किसकी बात हो रही है, गैलेक्टोसीमिया की। सबको पता है गैलेक्टोसीमिया में गैलेक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी भी, 3 एंजाइम की डेफिशिएंसीज हो सकती है, इसको आप डिटेल में अपने आप पढ़िएगा। हम आई पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें, मोस्ट कॉमनली क्योंकि जी पुट होता है तो हम मेनली आंसर ये करेंगे यूरिडिल फॉस्फोट्रांसफर,
ठीक है। सो आंसर यहाँ पे करें गैलेक्टोज फॉस्फोयूरिडिल ट्रांसफरेज। और इससे कौन सा कैटरैक्ट हो जाता है? देखिए ये भी गैलेक्टोकाइनेस, ये सॉरी गैलेक्टोसीमिया का पेशेंट है विद अ बायलैटरल कैटरैक्ट। सो अगर ये जीपुट डेफिशिएंसी जो कि मोस्ट कॉमन है, ये जीपुट डेफिशिएंसी से कौन सा कैटरैक्ट हो गया? आप बोलोगे ऑयल ड्रॉपलेट कैटरैक्ट। और लैमेला कैटरैक्ट किससे होता है? ये है आपका लैमेला कैटरैक्ट। और ये आई ऑक्यूलर पार्ट में आपको पढ़ा रही हूँ, ये हो गया आपका गैलेक्टोकाइनेस। क्योंकि हमारा मेनली मोस्ट कॉमन होता है जीपुट डेफिशिएंसी, इसलिए आप ये आंसर कर सकते हो, राइट? ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस नीट पीजी के जो रिकॉल मेरे पास आए थे। और ये इसका क्विक डिस्कशन है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता अगर मैं बहुत डिटेल में जाती, इसलिए अपनी तरफ से मैंने इसको एज क्रिस्प एज पॉसिबल बनाने की कोशिश की। सो थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग।